नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबारसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून, वैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी तरमीमात हुई हैं और पार्लियामेंट में क़ानून बने हैं और उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, लेकिन हमने जिस तरह से यानी वक्फ़ तरमीमी क़ानून के हवाले से एक हम मुखालिफत देख रहे हैं मुस्लिम कम्यूनिटी की जानिब से, इसके अलावा इस यानी मुतनाज़ा क़ानून की मुखालिफत में जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनके लीडरान हैं, जो क़ानूनी माहिरीन हैं, और फिर दीगर जो है अगर हम शख्सियात को देखें, चाहे वो किसी भी यानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जो है शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी जानिब से यानी इस क़ानून के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। वहीं अगर हम सरकार को देखते हैं तो सरकार का जो दावा है वो मुसलसल यानी बिल को पेश करने से लेकर क़ानून को बनाए जाने तक एक ही दावा रहा कि हम ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं और जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं, और इसमें किसी भी तरह की यानी जो मजहबी प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो पर्सनल लॉ है, उसमें जो है किसी भी तरह की मुसलमानों के जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं उससे कोई जो है छेड़छाड़ नहीं हो रही है या फिर उसमें कोई मुदाखलत नहीं हो रही है, सरकार का ये कहना है। तो और फिर हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ये सरकार का दावा है। बहरहाल इसकी जो संगीनी है और इसके साथ साथ इसकी मुखालिफत करने वाली जो क़यादतें हैं, उनकी जानिब से न सिर्फ इस क़ानून की बात की जा रही है बल्कि ये कहा जा रहा है कि दीगर जो बिल्स लाई जाने वाली हैं वो भी इससे मुताल्लिक़ा हैं, तो हम इसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आज हम हर दो रुख से समझेंगे कि सरकार का दावा और फिर जो इसकी मुखालिफत करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, आइनी तौर पर, क़ानूनी तौर पर इसकी क्या बारीकियाँ हैं जिससे शायद हम सबको बहैसियत हिंदुस्तानी वाकिफ़ होना ज़रूरी है। बहरहाल इसी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी ख़ान साहब, सियासी व दिफाई तज्ज़ियाकार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। आपने हमें वक्त दिया, फिर से इनायत किया। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बहरहाल ये यानी एक मुतनाज़ा, एक कंट्रोवर्शियल बिल बनी और फिर बिल के बाद फिर वो पार्लियामेंट में पेश की गई और फिर जो मरहले हैं उसके स्टेजेस वो सारे मुकम्मल हुए, इसकी मुखालिफत की जाती रही, लेकिन बहरहाल ये क़ानून बन गया। और क़ानून बनने के बाद जो है अब ये जिस तरह से सरकार दावा कर रही है, अब उसकी मुखालिफत में यहाँ तक कि इतनी मुखालिफत हुई कि इसकी न सिर्फ पार्लियामेंट में मुखालिफत बल्कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी पहुँच चुका है। तो डॉक्टर साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें सरकार का दावा और इसकी मुखालिफत, जो मोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए सरकार का तो दावा ये है कि काफी ज्यादा कहा गया कि वहाँ पे करप्शन है। जी जी, आपको याद होगा कि करप्शन है और वहाँ के ही लोगों ने इंटरनली लोगों ने काफी गड़बड़ किया है और वहाँ पे जो है मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी, है ना, इस तरह की बात कही गई। और आपको ये भी होगा कि इसमें जो नाम दिया गया वो बड़ा जो है मेटाफर इस्तेमाल किया गया, उम्मीद। जी हाँ। उम्मीद में अगर उम्मीद को आप जो है एब्रिविएशन करें उसका, तो उसमें वक्फ नहीं है, हालांकि एक्ट में वक्फ का नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसमें कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका वक्फ का, और जो मैनेजमेंट होगा वक्फ का उसमें भी एफिशिएंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो इस तरह की बातें कहेंगे, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि जैसे कानून बन गया, तो कानून तो वो भी बन गया जो सिटीजनशिप एक्ट बना था। जी हाँ। जिसमें जो मुस्लिम जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए अलग कानून है सिटीजनशिप लेने के लिए, और दूसरे लोगों के लिया गया। जी। तो कानून के बनने से कानून सही नहीं हो सकता, इसलिए कि कानून को लेजिटिमेट भी होना चाहिए। मतलब यह है कि कानून जो बना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के फेवर में है या उसके कंट्राडिक्शन में है। कानून हो या एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या गवर्नमेंट का स्टेटमेंट हो या गवर्नमेंट का एक्शन हो, मतलब जैसे कि घर में फादर है तो फादर की जो अथॉरिटी वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो जो चाहे नहीं कर सकता फैमिली में, हालांकि वो बाप है। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट
को काबू में रखने के लिए जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, तो डेमोक्रेसी में तो ये है नहीं कि भाई कोई ऐसी ताकत है जो चला रही है सरकार को, स्टेट को। उसमें तो ये है कि स्टेट को चलाने के लिए कानून है। कानून का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अपने वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके गाइडलाइंस है, उसी के गाइडलाइंस में आपको काम करना है। अगर उसके खिलाफ आप कोई भी कानून बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि अभी देखा होगा कि बड़े स्टेटमेंट पास हुए जुडिशरी के ऊपर में और क्या क्या जी हाँ, तो स्टेटमेंट तो आपने पास कर दिया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। अब इस पे एक्शन हो सकता है। सूरत हाल तो डॉक्टर साहब कुछ यूं हो गई कि कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई कौन मतलब तय करेगा, डेमोक्रेसी वर्सेस जुडिशियली। जी देखिए, एक तो ये है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, ये बहुत पहले जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 19th सेंचुरी में कहा था कि ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। मतलब जो आप एक वोटर जो है वो वोट सिर्फ अपने लिए नहीं देता है और अपने कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो डेमोक्रेसी वो सबके लिए जो है सूटेबल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे किसी के डेमोक्रेसी में पावर बहुत ज्यादा दिया गया है गवर्नमेंट को जी, भाई ज्यादा किया और फिर उसको लेजिटिमाइज किया गया। उसका मतलब ये है कि इसलिए ज्यादा दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो सिविक गवर्नमेंट है। सिविक का मतलब मॉडर्न है, सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है उसका। तो गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि उसके जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के तहत ही नाफिज जी, उसके खिलाफ नहीं होंगे, मतलब ये मान के चला जाता है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में, चाहे कोई भी मुल्क हो जहाँ पे आपके पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे लोग जो है बटे हुए हैं आपके एथनिसिटी के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे, किसी भी मुल्क में जी, तो डेमोक्रेसी का जो एसेंस है और पर्पस है वो खत्म हो जाता है। हाँ, ढांचा तो रहेगा। तो इसीलिए हालांकि कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो शरायत हैं, जो उसके कवानीन हैं, जो उसके जो कदरें हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको मेंटेन किया जाए और प्रमोट किया जाए जी। और उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब ये है कि भाई आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो फिर मतलब ही नहीं। आप कहते रहे कि कानून है, फलां है, सारा कुछ। तो आप ये देखेंगे कि अब इसमें जो चीजें आ रही हैं जी, वो ये है कि अभी कानून बनने के पहले जी, अगर आप कहें कि मेन प्रॉब्लम क्या था वक्फ पे, मतलब जो इसलिए कि जो पहला यूनिफाइड वक्फ एक्ट बना इंडिया में वो बना है 1954 में जी। उसके पहले यूनिफाइड एक्ट था, लेकिन सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। जैसे 1923 में भी बना था, वो एप्लीकेबल सब जगह नहीं था। दिल्ली का अपना था, बंगाल का अपना था, यूनाइटेड प्रोविंसेस का अपना था। लेकिन 1954 में एक ऐसा जो एक्ट बना वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ जी। तो 1810 से इसकी शुरुआत हुई। हाँ। तो 1810 से लेकर के 2025 तक अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो उसमें करीब 24 या 25 अमेंडमेंट हुए हैं टोटल। ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये वाला तो अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रेडिकल चेंज हुआ है इसमें। मतलब जैसे किसी मर्द को औरत बना दिया जाए तो रेडिकल चेंज हो गया ना, उसका मतलब उसका जेंडर ही आपने चेंज, नेचर ही चेंज कर दिया जी। तो ये चीज इसके साथ हुई है, इसलिए कि जो वक्फ है, वक्फ कोई एक आम प्रॉपर्टी तो है नहीं। वक्फ का जो कनेक्शन है वो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजन से जी। और ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये तो मुसलमान और इस्लामी के रूल और मुस्लिम लॉ के तहत में आता है। लेकिन वो भी इंडाउमेंट वक्फ का तो वक्फ की बात तो सिर्फ इस्लाम में ही की गई है, लेकिन जो और भी इंडाउमेंट लोगों ने दिया है या टेम्पल को जमीन दे दिया है, जैसे कि जैन है या हिंदूज हैं, सारा कुछ, तो आर्टिकल 26 है वो सिर्फ मार्टी के लिए नहीं है। उसमें उन लोगों की भी जो जमीनें हैं, जो मंदिर की बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जी, हाँ, उनके शॉप्स भी हैं, सारे कुछ, उनके आश्रम है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन है, इसलिए कि उसको कहा जा गया है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है। और जहाँ पे जो चीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है वहां पे जुडिशियरी को पूरा पावर है कि उसमें स्टेट किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करे। ये है आपकी बेसिक बात जी।
अब इसमें आप देखें कि ये एक्ट बनने के पहले मेन इशू क्या था, क्योंकि मैंने इस पे पीएचडी भी करवाई, रिसर्च भी करवाया। जी जी। बस पीएचडी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड पे हुआ, तो उसमें सबसे जो मेन इशू था वक्फ में, कि वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और लोकल अथॉरिटीज ने एक्वायर कर रखा है, और उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज। जी। अब इसमें दो चीज टारगेट हो गई, अब जो नया एक्ट आया कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है अगर वो डिस्प्यूटेड है भी तो वक्फ प्रॉपर्टी वो नहीं है। ठीक है, एक चीज ये आ गया, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब जो हमने एक्वायर कर लिया वो मेरा हो गया। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट उसको ले सकती है, लेकिन उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जी। जैसे गवर्नमेंट चाहे वक्फ को छोड़िए, कहीं मंदिर की जमीन को जैसे कि वो ले ले, तो टेक ओवर परमानेंट, इसलिए कि जो वक्फ की जमीन है उसको आप ना बेच सकते हैं, ना उसको आप किसी को शिफ्ट कर सकते हैं, ना उसको खरीद सकते हैं। जी। वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्टैंड स्टिल, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसका जो है इस्तेमाल करना है सोशल बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाबा गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी बनी आपके जम्मू में, जी, ये तो वक्फ की जमीन बनी, और वक्फ में नहीं बनाया। अभी दूसरी बात है गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। उसी तरह से जम्मू में बहुत सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि वक्फ की जमीन है, वहां पे मिलिट्री बेसेस है। जी। तो मिलिट्री बेसेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है तो किराया आप देंगे वक्फ को। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे इसमें जो मेन प्रॉब्लम था वक्फ में वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का था। जी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का मतलब है वक्फ की प्रॉपर्टी, लेकिन जो है उसको अक्वायर कौन करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी को? एक आम आदमी तो कर नहीं सकता। एक आम आदमी कर सकता है, एक कमरा हासिल कर सकता है, जी, या एक कट्ठा जमीन ले सकता है फॉर एग्जाम्पल 100-200 गज, लेकिन जो बड़ा बड़ा एरिया है उसको तो आप नहीं ले सकते ना, जब तक कि कोई बड़ी ताकत ना हो। जी हाँ। तो खुद गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा उसको। अब उसकी वजह सही होगी कि मतलब कि हमें जैसे सिक्योरिटी नीड है या कोई और ये है, लेकिन आप उसको तो आप वक्फी प्रॉपर्टी मानेंगे ना। जी। उसको आप थोड़ी चेंज कर दें कि हमने ले लिया इसको, चाहे किसी को जैन की प्रॉपर्टी हो या हिंदू प्रॉपर्टी हो। जी हाँ। तो ये मेन इशू ये था। दूसरा इशू ये था कि वो लोग, एक तो जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया वो गवर्नमेंट दे नहीं रही। जी। दूसरी चीज कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने इसके साथ घपला किया या गलत तरीके बेच दिया, मुतवल्ली ने फॉर एग्जाम्पल लोगों से मिल करके, तो उस पे वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई आप एक्शन लीजिए इसके खिलाफ। पुलिस को कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, तो भाई इनके पास पुलिस फोर्स तो है नहीं वक्फ के पास। जी हाँ। तो एक्शन तो वो लेंगे। जी। तो अगर एक्शन वो नहीं ले रहे हैं तो नेचुरली वक्फ कमजोर है। वक्त तो डिपेंड कर रहा है ना भाई उनपे कि इनको कहेंगे तो ये खाली कराएंगे। जी हाँ। अब खाली कर नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे ये दो मेन इशू था। तो करप्शन है, तो भाई करप्शन तो हर जगह, करप्शन तो अमेरिकन सीनेट में भी है। करप्शन तो कहीं कहीं इनबिल्ट है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ करप्शन को, लेकिन करप्शन का जो लेवल है वो दो तरह का मैंने बता दिया। कि बकरी घास खाएगी ना, जी, और हाथी तो पेड़ खा जाता है ना। जी बिल्कुल। तो करप्शन होगा, नेचुरली हुआ है करप्शन, लेकिन उस लेवल का नहीं जैसे कहा गया। आप ये देखेंगे कि ये जो एक्ट बना 2025 में, जी, कितना आनन फानन बना। भाई एक दिन में जो है 12 घंटा डिबेट हुआ, उसके बाद पास हो गया लोकसभा से। जी। राज्यसभा में 13 घंटा डिबेट हुआ, पास कर दिया। जी हाँ। और ठीक नेक्स्ट डे जो है प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया। बिल्कुल। भाई प्रेसिडेंट माना जाता है कि ये भी गवर्नमेंट के पार्ट है। पार्लियामेंट के पार्टी भी माने जाते हैं ना, लेजिस्लेचर के। जी। तो ठीक है, गवर्नमेंट उसको अगर वापस नहीं भी करना चाहे, लेकिन वापस कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर उसको ये लगे कि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि बिल्कुल डाउटफुल है। जी। आप ठीक है, आप लोकसभा को नहीं वापस कर रहे हैं, आप लॉ मिनिस्ट्री को भेज सकते थे, लॉ कमीशन को भेज सकते थे ओपिनियन लेने के लिए। जी। जुडिशरी से ओपिनियन लेने के लिए भेज सकते, इतना बिल्कुल जल्दी फौरन, ये क्या मतलब है? अब वो जेपीसी की बात हो रही है डॉक्टर साहब कि जेपीसी में पूरा मौका दिया गया इस पर जो है आर्ग्यूमेंट हो, इसमें जो है देखा जाए। एक बात जो कही जाती है कि जेपीसी की 30 से ज्यादा जो है सिटिंग हुई, बहुत सारे मेमोरेंडम इनके पास आए, रिप्रेजेंटेशंस आए। जी। 72 या 74 पिटीशंस आए। आए तो इनके पास, लेकिन क्या आपने अमल किया उस पे? जी। भाई मानने वाली बात है ना।
कहने से थोड़ी आधा हमने सुन लिया जी। इसीलिए जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो इंडिया है इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ मुस्लिम का फॉर एग्जाम्पल जी। लेकिन रिप्रेजेंट यहाँ मेरा पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं उस कानून के बनने में। जो कानून एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को असरअंदाज कर रहा है अगर वो कानून बन रहा है तो उसी कम्युनिटी के लोगों का लॉ मेकिंग में कानून के बनने में पार्टिसिपेशन है या नहीं है। इसलिए मल्टी कल्चर सोसाइटी इंडिया या पाकिस्तान या आपके श्रीलंका ऐसी कंट्री में जहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटीज हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं जैसे कि श्रीलंका में हिंदू माइनॉरिटी है तमिल माइनॉरिटी है जी है कि नहीं जी। और वहाँ बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। उसी तरह से इंडिया में आपके मुस्लिम माइनॉरिटी है बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है जी। तो अगर माइनॉरिटी से कंसर्न या उसको एडवर्सली कोई चीज अफेक्ट कर रही है कोई कानून तो उस कानून के बनने में उस माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन है या नहीं। पार्टिसिपेशन कहाँ हुआ जी। तो आपने सुना तो लेकिन आपने मानेंगे तब तो। अगर मानते तो जो जिस तरह से नेचर चेंज हुआ है पूरे एक्ट का जो बेसिक चीज है तो आपने कोर को ही खत्म कर दिया। भाई इसमें कोर क्या था। कोर ये था कि जो वक्फ है वक्फ की जो जमीन है हाँ इसके जमीन है दरगाह है मदरसा है मस्जिद है जी, जी। ईदगाह है उसके बाद मकबरा है उसके बाद इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है ना जी। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे जो आपके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है मस्जिद है फॉर एग्जाम्पल मस्जिद के इमाम की तनख्वाह है मस्जिद का मेंटेनेंस है जी। ये ऐसी चीजें हैं जो रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से मुंसलिक है जी हाँ। अगर ये चीजें किसी भी पब्लिक ऑर्डर या सरकार को या मुल्क के लिए खतरा नहीं है तो इसमें सरकार को किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये है कानून की बात कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब सरकार ये कह रही है डॉक्टर साहब हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ जो नॉन मुस्लिम जो को जो मतलब हम मुतय्यन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक निगरान के तौर पर है चाहे वो कलेक्टर हो या फिर जो भी हो तो हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये एक सवाल पर जो है जवाब दिया जा रहा है फिलहाल। एक देखिए इसी तरह की बात जो है हम बहैसियत निगरान है सिर्फ हम एक वॉचडॉग की तरह जो है काम कर रहे हैं। तो देखिए 1984 में एक अमेंडमेंट हुआ था वक्फ एक्ट में जी और उसमें जो बोर्ड उसमें जो वक्फ बोर्ड था जी उसके स्टेटस को कम कर दिया गया कमजोर कर दिया गया। इसलिए वक्फ बोर्ड का बहुत सारा पावर वक्फ बोर्ड हर स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है 32 वक्फ बोर्ड है इंडिया में जी 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 32 वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का पूरा सारा पावर है पूरी जमीन को देखना उसका सर्वे कराना उसको तय करना कौन किसका है क्या डिस्प्यूटेड है सारी चीज उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उसका अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ देखना। तो 1984 में अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो है उसमें वक्फ बोर्ड के पावर को डाउनग्रेड किया गया और जो वक्फ कमिश्नर थे जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट अपॉइंटेड उसको ओवरराइडिंग पावर दे दिया गया बहुत ज्यादा जी। तो बड़ा पोजीशन हुआ फिर उसको रिपील कर दिया गया 1995 में है ना। तो आप जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जिसमें मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है और वो जो है रिलीजियस प्रॉपर्टी है वो कोई मुसलमान भी दूसरे मुसलमान से नहीं बेच सकता जी। तो उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कहीं से भी आप बहुत सारे जो है आपके लॉज हैं बहुत सारे जुडिशरी के खुद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिसके जरिए पता चलता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बल्कि उसको और प्रोटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जैसे अगर हम अपने वज़ीर दाखिला की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने मतलब जो ऐसी बातें जो आम लोगों तक जो है उनके दिमाग में आ जाए तो वो उस तरह की जो है कहीं ना कहीं जो है उस तरह की बातें करते हैं लेकिन उसके जो क़ानूनी एस्पेक्ट्स हैं उसके जो क़ानूनी पस मंज़रात हैं उस पर भी शायद बहस होनी चाहिए। जैसे वो ये कहते हैं कि भाई हम थोड़ी ऐसी ज़मीन को ऐसी लैंड को जो है वक्फ होने देंगे जिसमें किसी ने चाहा कि वो वक्फ कर दे तो सरकार की ज़मीन यानी पहले के उस वक्त की बात वो कर रहे हैं कि ऐसी अराजियात या फिर ऐसी लैंड को जो है वक्फ कर दिया गया जो एक्चुअल यानी वो सरकार की संपत्ति थी। तो मतलब इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एक पैदा होता है कि कौन सी ये कह रहे हैं वो। अब देखिए मैं आपको उनके एक्चुअली जो अभी डेटा आ रहा है कि 8 लाख प्रॉपर्टी है 9 लाख प्रॉपर्टी है 12 लाख प्रॉपर्टी जी जी इससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी है अगर सही से फेयर तरीके से इसको देखा जाए। सचर कमेटी की बात आई थी डिबेट में जी पार्लियामेंट में भी आई होगी
तो सचर कमेटी में कहा भाई उस वहां भी रेफरेंस तो है वहां पे वक्फ का जी, वहां पे वक्फ का रेफरेंस ये है कि भाई वक्फ जो है उसको और मजबूत किया जाए और उसके पैसे को जो है मतलब उस पे सरकार उसकी मदद करे ताकि जो किराया जो लोग 12 रुपए 15 रुपया दे रहे हैं उसका एक्चुअल किराया 15,000 रुपया है जी, तो सिर्फ 100 कुछ करोड़ रुपया इसको आता है इनकम जबकि कई हजार करोड़ इसका हो सकता है इनकम। जी हाँ, भाई तभी तो उस पे वेलफेयर का काम होगा। सरकार ने तो कुछ बहुत ज्यादा हर स्टेट ने कुछ किया नहीं। इसमें जो जमीन है मैं आपको बताऊं कि 1947 में बंटवारा हुआ मुल्क का। तो उस बंटवारे में जो प्रॉपर्टी थी वो सारे स्टेट में सब प्रॉपर्टी सब जगह ज्यादा नहीं लेकिन कुछ स्टेट्स में ज्यादा है जैसे महाराष्ट्र है जैसे उत्तर प्रदेश है जैसे बंगाल है और जैसे पंजाब है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉपर्टीज वक्त काफी ज्यादा है। जी। तो जब पार्टीशन हुआ तो कई सारे मुतवल्ली भाग गए पाकिस्तान। ठीक है जी। और जो प्रॉपर्टीज थी उस पे कब्जा उन लोगों का हो गया जो वहां से माइग्रेट किए। तो कब्जा हो गया। ठीक है तो बहुत सारा वक्फ को लॉस हुआ उस जमाने में। जी। उसके बाद जो नेचुरली जो मुसलमानों की जो पोजीशन जो है सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली थ्रू आउट वीक रही। हाँ तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मुसलमानों के हाथों से निकल गई। जी। अब जैसे मान लीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है जो कि 50,000 एकड़ है फॉर एग्जाम्पल कहीं पे या 10,000 एकड़ है। जी। वो है वक्फ की जमीन। जी। अब वहां पे किसी प्रॉपर्टी डीलर ने जो है बेचना शुरू कर दिया। और वक्फ के पास इतना फोर्स तो है नहीं सारी चीजों को देखे। जी हाँ ये तो सरकार का काम है ना। जी। वक्फ सिर्फ सरकार को अप्रोच कर सकता भाई कि ये लीगल हमारे जमीन का टेक ओवर है उसको रोक दीजिए आप। तो अब वहां पे जो है बस्ती बस गई। अब बस्ती बसने वाले ने कहा कि देखिए वक्फ तंग कर रहा है ये तो हमारी जमीन है। एक्चुअली वो वक्फ की जमीन है। जी। आपने बस्ती बना दिया उस पे। और ये जिम्मेदारी थी इसकी इसलिए कि वक्फ को प्रोटेक्ट करना उसको सारा कुछ करना ये सरकार का एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल। डॉक्टर साहब एक नुक्ता यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि भाई किसी वक्त में जो भी वक्त में जब भी वक्फ हुआ मतलब वक्फ जो हुआ वो हमारे पुराने दिनों में जो हमारे आबा व अजदाद थे मुसलमानों के तो उन्हीं की जानिब से किया गया और दीगर गैर मुस्लिमीन उनकी जानिब से भी हुआ। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई फ़लाँ नवाब थे या फिर कोई थे उन्होंने जो है ज़मीन को वक्फ कर दिया और वो ज़मीन जो है उनकी अपनी नहीं थी वो थी सरकार की। ये नुक्ता बयान किया जा रहा है कि वो देश की थी मुल्क की थी तो आप कौन होते हैं उसको जो है वक्फ करने वाले। इस तरह की बात की जा रही है। ये फॉल्स नहीं ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। हाँ ये किया जा रहा है डॉक्टर साहब। भाई नहीं ये जैसे प्रोपेगेंडा ये इसी तरह से है कि जितने ज्यादातर बांग्लादेशी हैं वो मुसलमान हिंदुस्तान में ये प्रोपेगेंडा है ना भाई सो लोग मानते भी हैं और मेरे ख्याल से कई तबका यानी उसको ऐसा माना जाए कि वो सारी जितनी संपत्ति लैंड है अगर किसी नवाब साहब की या फिर किसी और जो भी वेलफेयर करना चाहते थे उनकी अपनी क्या मिल्कियत है वो उसको साबित करें। उससे हटकर सरकार की जितनी भी संपत्ति है उसको देश की माना जाएगा। अब हुकूमत उनकी नहीं रही। ये अगर सिचुएशन होती तो 1954 में एक्ट बना था उसमें आ जाता। हाँ आ सकता था ना बिल्कुल। 1954 के बाद जो है आपके अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद 1959 में हुआ है 1964 में हुआ है 1969 में वहां पे आता 1984 का भी हमने बताया 1995 में आ जाता जी 2013 में आया था अचानक कैसे आ गया। तो ये सोचने की बात है। भाई आपने ये देखा कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लव जिहाद तो लव जिहाद कौन कर रहा देख लिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी फिटिंग तो बी फिटिंग खाली मुसलमान कर रहा है क्या। बहुत सारी बड़ी तादाद है भाई बहुत सारी बड़ी ऐसी तादाद जो मुसलमान है ही नहीं है जी। उसमें शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें क्रिश्चियंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फिरके हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो भी खाते हैं जी हाँ। लेकिन टैग किसे किया है भाई मुसलमान खाता है इसको। तो ये जो इस तरह का उसी तरह से आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मुखालिफ ताकतें हैं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो और ऑर्गेनाइजेशंस में हो इन्होंने बहुत सारे जो है ग्रुप्स बना रखे हैं व्हाट्सएप पे जी और उसके जरिए लोगों को रॉन्गफुली सेंसिटाइज करना कि हम खतरे में हैं और ये है और मेरी ऐसी जमीन थी और उसको फलां था मतलब तरह तरह की मनगढ़ंत कहानी करके लोगों को बिल्कुल बावला बना देना। भाई उस पर तो एक्शन हो सकता है ना जी। इस तरह का जो हेट्रेड ग्रुप है इस पे तो हो सकता है। उसी तरह से आप देखें कि रुआजा जिहाद की बात हो गई मतलब बेतुकी बात जी लैंड जिहाद की बात हो गई IAS और UPSC जिहाद की बात हो गई। तो ये तो प्रोपेगेंडा है एक ग्रुप है जो कि ये करता है
और उसी तरह के जहनियत के लोग इसको करते हैं। अब उसको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाया जाए तो ये गलत है। शुरू में भी ऐसा था कि भाई इनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, इनकी 4-4 बीवियां होती हैं। अब देख लिया जाए किसकी 4 बीवी है, अब किसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जी, ये भी है ना। उसके अलावा भी एक आपके बहुत बड़ा कि कांग्रेस ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया। अगर मुसलमानों का अपीजमेंट होता तो आज जो 2005 में जो रिपोर्ट आया सच्चर कमेटी का जी कि मुसलमानों का स्टेटस सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस इतना गिरा हुआ है, तो यही हाल होता है। और इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ राइट्स हुए और जितने राइट्स करने वाले हैं सब घूम रहे हैं फ्री जी, उन पे एक्शन नहीं होता। अगर अपीजमेंट होता, अपीजमेंट उनका हुआ जो मजा मार रहे हैं आज के डेट में। तो इस तरह की चीजों को तो उड़ाया गया कि भाई करप्शन है और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने यही बताया कि मेन जो इसमें इशू था कि बहुत सारी जमीन वक्फ की, हजारों में लाखों में जमीन इनकी प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकली हुई है और इन्हीं की प्रॉपर्टी जी, इसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जी। अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे जो पूरा पावर है वो आपके वक्फ बोर्ड के पास है। इनका अपना ट्राइब्यूनल है जी हाँ। बहुत सारे केसेस जो रेयर केसेस है वही हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट टेकअप करता है उसको, अदरवाइज नहीं लेता। और इनको सपोर्ट नहीं है बहुत सारा, तो ऊपर से इन्फोर्समेंट एजेंसी का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो वक्फ प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूटेड रह गई, उसका कोई समाधान निकला नहीं। अब ये जब एक्ट बना तो अब अगर गवर्नमेंट के पास वो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको कहा जाए भाई वक्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, मामला सॉल्व हो गया। और सबसे ज्यादा अखरा हुआ, जो सबसे ज्यादा खटक रहा था, वो बार बार उसको आपने ट्राइब्यूनल का जिक्र किया, भाई ये किस तरह से हो सकता है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात कही जा रही थी। हाँ नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए बहुत सारे कोर्ट आप देख लीजिए, हाई कोर्ट में केसेस हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं वक्फ के, कुछ ऐसे मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो जा सकते हैं वहां पे, लेकिन ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें वक्फ के अपना ट्राइब्यूनल है, उसके पास पावर है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। अब ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में है। अब नेचुरली जो प्रॉपर्टी होगी तो बड़ी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होता है ना, छोटी प्रॉपर्टी को तो लोग भूल जाते हैं जी। जैसे किसी का 5 रुपया लॉस हो गया तो भूल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने 5 लाख मार लिया वो तो जाएगा ना। तो जो बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स थे तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब इससे जो रास्ता साफ हो गया। दूसरी चीज के जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उस पर आसानी से हाथ डाला जा सकता है जी, किसी की भी अगर नजर खराब है तो हाथ डाल सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो सर्वे का पावर है वो इससे ले लिया गया है। भाई सर्वे ये है कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जो वक्फ को पता ही नहीं है कि उसकी जमीन है उसी की। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि जबकि ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने या ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि भाई ये जमीन जो है ये वक्फ की है, लिहाजा जिस किसी की थी वो अपनी ज़मीन से महरूम हो गया। इस तरह के जो है वाक़यात मामलात हुए और बहुत सारे लोगों की जो है ज़मीनें चली गई, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। देखिए इसमें ये भी हल्ला किया गया कि बहुत सारे ट्राइबल को रिलीफ मिलेगा, ट्राइबल की ज़मीन हड़प रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया इसका। ये चीज़ जो है कहीं पे हो सकता है जहाँ पे ऐसी ज़मीन हो वक्फ की और वहाँ पे ट्राइबल लोग बस गए, क्या उनको पता नहीं ऐसा हुआ है ना भाई, और हमने क्लेम किया कि मेरी जमीन है, हालांकि ऐसा तो है नहीं, तो वक्फ की जमीन। तो इसको बगैर जांचे हुए उसको मंजर आम पे लाना और इस तरह का अफवाह फैलाना, ये तो ऐसे ही है जैसे लव जिहाद के मुसलमान लड़के जो हैं वो फला कम्युनिटी के लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। देख लिया जाए कौन बना रहा है, अब किसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और किसको जो है हार माला पहनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत को जारी रखेंगे और मजीद बहुत सारे सवालात भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पैदा की गई हैं इन चंद दिनों के दरमियान, तो उस पर भी हम ज़रूर जो है रोशनी डालेंगे और आपसे जो है ज़रूर सवालात किए जाएंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी क़ानून और आईन हिंद के हवाले से। जिस तरह का एक हम टकराव देख रहे हैं, इवन ये तक यानी बाज़ बीजेपी लीडरान की जानिब से अदालत की तक तौहीन की गई और कैसे अंदाज के जो है बयानात दिए गए वो आप सुन रहे हैं। बहरहाल हम उसी हवाले से थोड़ा सा जायज़ा ले रहे हैं कि अगरचे मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब उसकी सुनवाई भी मज़ीद होगी और उसमें बहस होगी, लेकिन उससे हटकर पार्लियामेंट की जो अब तक बहस रही और अभी जिस तरह से उसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही है और बहुत सारे उसके पहलू हैं जिस पर
यकीनन हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, और क्योंकि बहुत सारा माहौल हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म से, यानी कि हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो आइन है, उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। तो बहरहाल हम उसी को तलाश कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे साथ इस मौजू पर बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्शी खान साहब, सियासी तजियाकार, दिफाई तजियाकार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जिस तरह का एक माहौल बनाया गया और क़ानून बन गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब हमको इस बात का इल्म नहीं है कि मज़ीद मामला कितना जो है ये लॉन्ग जाएगा और कैसी इसमें बहस होगी और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे इंटरिम अगर हम उसका ऑर्डर देखें तो वो तो कहीं ना कहीं जो है एक इसकी मुखालिफत करने वालों को जो है कहीं ना कहीं राहत फराहम करता है। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना उबूरी एक हुक्मनामा दिया है जो कि तू सूरत हाल रखने के लिए। जी हाँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ इस पे जी आने के पहले मैं कुछ ऐड करूंगा। जी फॉर जी एग्जांपल प्लीज आप प्लीज। देखें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, जी जी ये आपके 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। हाँ हाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड। जी जी और इसकी अपनी डायरेक्टरी है 306 पेज की। जी इसमें 1964 वक्फ प्रॉपर्टीज है, जी औकाफ है, और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जी जी ठीक है। अब आप ये देखिए कि 1976 में एक बर्नी कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट आई, और उसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट से ये कहा गया कि आपने जो वक्फ की प्रॉपर्टी ली है उसको वापस कर दी। क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप जाके महाराष्ट्र चले जाइए या आप यूपी में चले जाइए। मैंने ये कहा आपको कि कई सारी ऐसी जमीनें हैं, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, जो वक्फ को नहीं पता आज के डेट में जो वहां पे सीईओ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है वहां पे कुछ एस्टेब्लिश करना चाह रही है जी, तो नेचुरली वो पेपर के अंदर जाएगी। अब पेपर के अंदर गई तो उसको पता चलेगा कि वक्फ की जमीन है। अब वो आ गया आपके सीईओ के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड, कि भाई आपकी जमीन है ये 5000 एकड़, हमें एनओसी चाहिए जी। तब जाके इन्होंने कहा कि पेपर दिखाओ, तो पेपर निकाल के दिखाया, तब फिर वक्फ को पता चला कि अरे ये तो हमारी जमीन। ऐसे भी केसेस हैं। देखिए, होता यह है कि गवर्नमेंट का पैट्रोनेज, अगर गवर्नमेंट आपको दो, एक चीज मैं यहाँ पे आपके सामने इनको जो वहां पे लोग सुन रहे हैं मैं इनको बताऊं। जी जी। एक होता है देखिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जी जी, या लोकल अथॉरिटी। तो आप देखें कि बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स हुए आपके वक्फ में, करीब 24 से 25 अमेंडमेंट हुए 1810 से लेके अब तक, मतलब 2025 के पहले मान लीजिए आप। जी जी, 24 हुए। इसमें कहीं ना कहीं स्टेट इंटरफेयर पोजीशन में आ गया, इंटरफेयरिंग पावर तो आ गया स्टेट के पास। लेकिन 2025 में जो एक्ट आया है ये इंटरफेरेंस नहीं, ये बियॉन्ड इंटरफेरेंस, ये टेक ओवर है एक तरह से। अच्छा जी। मतलब आपने अगर बहुत सारे लोगों को उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल 1959 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जी, कि हर एक मेंबर जो वक्फ बोर्ड का होगा वो मुस्लिम होगा। हाँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। 1959 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। अब उसमें आप जो है उसी तरह से जो बहुत सारे मठ हैं, जो और बहुत सारे जो हिंदुओं के या जैन के या और लोगों के, या फॉर एग्जांपल सरदारों के, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसमें वो अपने कम्युनिटी के मेंबर को लगते हैं, दूसरे को नहीं रख सकते जी। अब इसमें आपने ये सारी चीजें की तो इससे क्या हुआ कि इससे इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेरेंस तो ऑलरेडी था, ये टेक ओवर है, उसको पूरा ले लिया हमने। हालांकि लग नहीं रहा कि हमने लिया, लेकिन ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 2025 एक्ट हुआ बना जी जी। अब इसमें जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी बात, जिसपे ऑब्जेक्शन रेज किया कि इन्होंने रिमूव कर दिया वर्ड वक्फ बाय यूजर। जी, वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी चली आ रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, हाँ, तो उसको हमने मान लिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है जी। अब उसके हम 1850 और 1750 के पेपर तो हमें मिलेगा नहीं। अब इसमें यह आ गया कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराएंगे तो पेपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा जी। अब ये बताइए कि ताजमहल का पेपर कहाँ है फॉर एग्जाम्पल, या जो दिल्ली का जो आपके लाल जामा मस्जिद उसका पेपर कहाँ है फॉर एग्जाम्पल, या बहुत सारी ईदगाह है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जी, या जो बहुत सारा जो मुसाफिर खाना है फॉर एग्जाम्पल। जैसे लखनऊ के बारे में सुना कि लखनऊ जो शहर है उसका 30% जमीन तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वो 30% में देख ली किसकी किसकी बिल्डिंग बनी हुई है जी।
अब वो खाली करेंगे थोड़ी, लेकिन है तो वक्फ की भाई, तो आप उसका कंपनसेशन दो, है ना। तो ये जो है इन्होंने वक्फ बाय यूजर को हटा दिया। अब इसमें ये है कि आप रजिस्टर कराइए और उसी को माना जाएगा वक्फ। लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो पहले ही से वक्फ माने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं शुरू से चली आ रही है वक्फ, उसको हम नहीं मानेंगे, तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं। ये इस बार हुआ, इस पहली मतलब ये कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब कि जो वक्फ यानी पहले ही से तस्लीम शुदा है तो हम उसको फिर से नहीं करेंगे, अब जो नया होगा हम उस हवाले से बहुत सारी चीजें जो है कर रहे हैं, उसमें जो है आपको बताना होगा। जी, वक्फ बाय यूजर को हटाने का ही नहीं, हाँ नहीं हटाने का है। और आप देखिए कि पता नहीं शायद एक दो स्टेट ने इस पे एक्शन भी ले लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप 5 मई तक रुके रहिए, कुछ नहीं होगा। और इसका जो है जो आपके सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने वादा भी किया जी। देखिए इसमें यह है कि कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जी अगर वो वक्फ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास है अगर, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी को कहेगी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, खत्म हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पहले ऐसा नहीं था, तो इस कानून में आया है। ठीक है, उसी तरह से कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की है या नहीं है, इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करता था वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल जी, या वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड। अब ये पावर किसको दे दिया गया? वो पावर को खत्म करके ये पावर दे दिया गया आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जी हाँ। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आप देख लीजिए कि अब जो हालात हैं जिस तरह के, या पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस टेक ओवर हो गया ना ये। अब इस जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सबमिट करेगा रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को जी कि ये ऑनरशिप किसकी है, मतलब डीएम विल डिसाइड ऑनरशिप ऑफ दी वक्फ। जबकि ये प्योर जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कहा जाता है अंडर आर्टिकल 26 के हर कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी को, ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हाँ, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके रिलीजन के तहत और रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत उसकी जो प्रॉपर्टी है या इंडोमेंट है या जो चैरिटी है उसको मेंटेन करना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसके पैसे का आम फलाह बहबूदगी के लिए इस्तेमाल करने में किसी तरह से कोई उसमें रुकावट न डाली जाए जी, ये इनका फंडामेंटल राइट है। तो इसमें वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ जी। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो नया कानून बना इसमें यह है कि वक्फ बोर्ड का जो पावर था जी कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी क्या है उसको इंक्वायरी करना, उसको डिटरमिन करना कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, उसको भी रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वक्फ बोर्ड का बचा गया जी। फिर वक्फ बोर्ड में जो मेंबरशिप है उसमें डाल दिया गया दूसरे लोगों को, तो नेचुरली इसका कंपोजिशन और नेचर आपने गड़बड़ा दिया जी। वक्फ बोर्ड के पास ये पावर था कि जो जमीन है या जो प्रॉपर्टी है जो है या जो एक्सपेक्टेड है कि ये भी हमारी प्रॉपर्टी, उसका सर्वे कराया जाए जी। ये पावर ले लिया गया, ये पावर दे दिया गया डीएम को। ठीक है, उसी तरह से पूरे इंडिया में एक काउंसिल है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल जी, ये एक है और बाकी 32 आपके वक्फ बोर्ड्स हैं जी। इसमें जो है नॉन मुस्लिम लोगों को जिसमें इसके मेंबरशिप दे दिया गया, इसके कंपोजिशन को डिस्टर्ब किया गया, ये आपके इसमें है। उसी तरह से जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रख दिया गया जी। ट्राइब्यूनल के जो पावर थे अंडर मुस्लिम लॉ और ट्राइब्यूनल में जो है उसके जो मेंबर्स होते थे, ठीक है ना, मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होते थे, उसको हटा दिया गया। और जो पावर था ट्राइब्यूनल का उसको भी रोक दिया गया। अब उसमें ये होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो फाइनल होगा आप पे ट्राइब्यूनल करेगा जी। हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट में तभी जा सकते हैं बहुत ही रेयरेस्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं केसेस, स्पेशल, आमतौर पे नहीं जी। आमतौर पे हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर हमारी ऑटोनॉमी क्या हुई? जो भी रिलीजियस चैरिटी है, वह क्या है? रिलीजियस चैरिटी है ना, ये रिलीजियस चैरिटी है ना, जिसको लोग दूसरी जगह मठ बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं जो भी है, तो इसमें फिर डायरेक्ट टेक ओवर हो गया, तो हमारी ऑटोनॉमी तो खत्म हो गई। तो फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट वायलेशन है जी। उसी तरह से आप देखेंगे कि पहले जो वक्फ का अकाउंट होता था उसका भी ऑडिट होता था, वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी जी। अब ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया जीएसटी की तरह, ठीक है। हाँ, उसी तरह अब जीएसटी का जो सरचार्ज है उसका शेयर नहीं है स्टेट में जी जी।
जीएसटी में जो सरचार्ज है, सरचार्ज पे हजारों हजार करोड़ मिल रहा है सरकार को, लेकिन उसको शेयर नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, जी, सरचार्ज वाले को। लेकिन मतलब जो पहले सिचुएशन थी वैसे ही है, लेकिन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि 1995 का जो एक्ट था लास्ट वाला जी, उसमें ये था कि जो बोर्ड, उसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि आप सेपरेट वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, सुन्नी के लिए भी और शिया के लिए भी। हाँ जी, अगर 15% जो है से ज्यादा या उससे 15% उससे ज्यादा उनकी वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप बना सकते हैं। जी जी। अब इसमें क्या किया इस वाले एक्ट में, बॉडी को सेपरेट कर दिया, बॉडी को सेपरेट कर दिया। भाई हो सकता है 15% नहीं हो, कम हो। अब इसमें कहा गया कि भाई इनकी हिफाजत होगी और जो है पसमानदा तबकों को फायदा होगा, इस तरह की बात। तो इसमें परेशानी इस बात की है कि जो वक्फ बोर्ड की जो ऑटोनॉमी थी या वक्फ की जो ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी किस चीज में, प्रॉपर्टी के अरेंजमेंट में, मैनेजमेंट में, उसके इस्तेमाल में, उसके इनकम को खर्च करने में, और उसके मेंटेनेंस में, जी, ये ऑटोनॉमी इनकी खत्म हो गई और ये जो है टेक ओवर हो गया। तो नेचुरली डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप कानूनी जो आईनी तौर पर जो नुकात हैं उस पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। यहाँ पर एक आम मुसलमानों के हवाले से या फिर आम मुसलमानों को जो बाज़ लोग जिस तरह से बता रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इस मौक़िफ़ पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों का है वो ये है डॉक्टर साहब कि हमें क्या इससे मतलब ये एक बात हो रही है, एक बात लोग चला रहे हैं बात कि भाई वक्फ से अभी तक जो आम मुसलमानों को या पसमानदा मुसलमानों को या फिर जिनके लिए वक्फ किया गया था उनको क्या फ़ायदा हुआ, तो अब अगर हुकूमत टेक ओवर कर लेती है तो कर लेने दें, इससे आम लोगों को जिनको फायदा होना था अभी तक नहीं हुआ तो हो जाने दें, इसमें नुकसान क्या है, थोड़ा इस पर डालें, क्या नुकसान है। यही तो माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कि मैं ये चीज करना भूल गया आपके प्रोग्राम में। हाँ, ये वक्फ एक्ट बनने के पहले अगस्त में इंट्रोड्यूस हुआ बिल जी, और इंट्रोड्यूस बिल के होने के पहले हाँ आप देखें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जी, जो मुस्लिम मुखालिफ जहनियत के जो लोग थे इंटेलेक्चुअल, उनके जो इंटेलेक्चुअल थे मुस्लिम मुखालिफ जी जी, उनके आर्टिकल्स को आप पढ़िए। हाँ, उन्होंने खूब आर्टिकल्स लिखे जी, और वैसे आर्टिकल्स लिखे जो नैरेटिव आजकल आ रही है कि भाई बड़ा करप्शन है, एफिशिएंसी नहीं है और मुसलमानों के पास इतनी सारी जमीन है और किसी के पास नहीं है, हालांकि मंदिरों के पास कहीं से ज्यादा जमीन है जी, कुछ ऐसे जैन के टेम्पल्स हैं, बहुत सारे इनके पास प्रॉपर्टी, लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया, हवा उड़ाया गया, और इसी हवा उड़ाने में आपके ये नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि लोग जो है ये समझे कि नहीं ये हमारी बेहतरी के लिए। जैसे कि इराक में जब सद्दाम हुसैन को हटाना था तो कहा गया कि वहां पे जो है डेमोक्रेसी आएगी, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन होगा जी, हुआ उल्टा, हुआ उल्टा जी, मतलब आज तक इराक डिस्टर्ब है सारा जी, या सीरिया भी खत्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये तो एक, और यहाँ पे आप जानते हैं कि जिस तरह का नैरेटिव चलता है या जो इसको चलाने वाले हैं, या देख लीजिए कि कौन कौन से संस्थाएं हैं जिनके अपने आईटी बहुत सारे इनका मतलब हब बना हुआ है हाँ, इसके जरिए लोगों को चेस करते हैं, तंग करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनके पीछे लगाते हैं, मतलब उनको डिमोरलाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसलिए कि देखिए मैंने वक्फ पे काम करवाया है, रिसर्च करवाया है जी। वक्फ की दो तरह की प्रॉपर्टी, एक वो प्रॉपर्टी है जैसे एक रूम हो गया फॉर एग्जाम्पल जी, या एक छोटा सा मकान है किसी ने वक्फ कर दिया है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है, हजारों एकड़ में जमीन है जी हाँ, और बड़े बड़े जो है प्रॉपर्टीज है। अब वो जो प्रॉपर्टीज है मामला उसका है, छोटे प्रॉपर्टीज हो सकता है कि कहीं पे हो भाई कोई किराए पे रह रहा, वो करा रहा है, सुना रहा है, लेकिन अगर उसको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड वाले अगर लेटर भेज रहे हैं तो उस पर एक्शन लेने का काम किसका है? वक्फ बोर्ड तो कर नहीं सकता, उसका इंतजामिया तो है नहीं, वो काम का है, वो तो सरकार का काम है ना जी। तो सरकार, इसलिए कि सरकार उस पर एक्शन लेगी तो फिर उसको अपना देखना पड़ेगा ना कि उसने भी तो जमीन ले रखा है, उसने जो प्रॉपर्टी है ना उसके पास जी जी, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, जो बहुत सारे केसेस जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फैसला नहीं है भाई, 100 से ज्यादा कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कि फैसला आएगा तो जाएगा किसके खिलाफ, या तो इसके फेवर में आएगा, वक्फ के फेवर में आएगा, या उनके फेवर में आएगा। उनके फेवर में जाएगा तो वक्फ बोर्ड फिर शोर मचाएगा कि भाई तो मेरी जमीन। तो जो बड़ी बड़ी जमीनें, जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं, वो बेसिकली वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं लोग जी, इसके बनने से वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जो फर्दर जो इनके पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं उस पे भी हाथ डाला जा सकता है
जी। अब जब आपने वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन को ही चेंज कर दिया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ही कंपोजिशन को चेंज कर दिया जी, और जो पावर थे वक्फ बोर्ड के उसको हटा करके और ट्रिब्यूनल के पावर को हटा के आपने डीएम को दे दिया, तो आपके पास बचा क्या? आपकी कहाँ गई ऑटोनॉमी? तो उसमें तो मामला ही खत्म हो गया। अब जो लोग अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं और कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड लोग हों, या हो सकता हो कि उनकी मालूमात ना हो, तो इस पे तो पहले मालूमात करनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आईन में हमारे पास हुकूक है फंडामेंटल राइट्स के, और इन फंडामेंटल राइट्स को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये जुडिशरी का पूरा पावर है जी। मतलब उसमें तो ये है कि भाई आर्टिकल 13(2) है, क्लॉज 2 है 13 आर्टिकल, उसमें तो ये है कि कोई भी सरकार कानून नहीं बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो जी। ठीक है। अब दूसरी चीज आप ये देखिए, जो आर्टिकल 26 है, या 26 आता है बेसिकली सेकुलरिज्म में जी, इसमें सेकुलरिज्म भी आता है। अब सेकुलरिज्म का डिफिनेशन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन है जी। लेकिन सेकुलरिज्म से ये माना जाता है कि सरकार जो है सभी रिलीजन को एक के साथ एक यकसा रवैया इख्तियार करे। जी। ऐसा हो रहा है क्या? भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब, और ये भी कहा गया कि कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आइडेंटिफाई ना करे अपने आप को। तो ऐसा हो रहा है क्या? अब इसी जहनियत के तहत कोई भी मुल्क में कोई भी सरकार अगर किसी आपके चैरिटी को टेक ओवर करती है थ्रू मतलब शुगर कोटेड थिंग्स, जी जी, तो वो तो गलत है ना। इसलिए कि ये जो सेकुलरिज्म है या जो ये चीजें हैं, ये सब आपके बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकता है अनलेस एंड अनटिल कि ये सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो, पब्लिक ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो जी। तो प्रॉब्लम वक्फ था नहीं, वक्फ के साथ प्रॉब्लम था। मतलब वक्फ के साथ प्रॉब्लम कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, लोगों ने कब्जा कर रखा है जी। अब मामला उल्टा कर दिया गया कि वहां पर करप्शन है। आपको याद है ना? जी जी जी। जैसे कि 2010 में जब इशू आया कि एक फला पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि दहशतगर्दी कर रहा है, एक चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया था 10 अगस्त 2010 में। जी जी। अब ठीक 1 महीने के बाद जो है पूरे कंट्री में जो है शोर मचना शुरू हुआ, करप्शन जिसमें केजरीवाल आया और उसके बाद जो है और भी लोग, हाँ कौन पटेल, तो ये सब आए, मामला ही चेंज हो गया, बिल्कुल शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम किसी भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि सरकार जो है कोई भी अनसेकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू एजुकेशन है, भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आया ना, तो वैल्यू एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। जैसे अरुणा राय केस है 2002 का जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया, लेकिन इसने कहा कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि इंडिया जैसी कंट्री में जितने रिलीजन्स हैं उन सबके टीनेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसा हो रहा है क्या? कितने क्या प्रोपोर्शन है? जी हाँ। तो ये सब चीजें हैं जो हैं वो डॉक्टर साहब अब हमारे पास 8 मिनट है। मैं इसमें 2 सवालात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर आप उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। वो ये कि अब जो मुस्लिम तंजीमों की जानिब से दीगर जो इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, चाहे कोई भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो सब आगे हैं। तो और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू भी किया है मामले को, और फिर 1-2 चीज़ें चल रही है। एक कानूनी लड़ाई यानी सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी जमहूरी लड़ाई वो जो है एहतजाज की शक्ल में। तो आप दोनों को किस तरह से देख रहे हैं? और फिर इसमें हुकूमत का अप्रोच, या फिर हमने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद को भी हमने देखा, किस तरह से देख रहे हैं आप कि अब क्या रास्ता है और किस तरह से जो है रास्ता तय किया जा सकता है इस कानून को लेकर? क्योंकि आप देखिए, एक तो यह है कि जो जुडिशरी है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जुडिशरी का है, इसलिए कि जुडिशरी जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, इंटरप्रेटर भी है, और उसका जो है मतलब उसको सिक्योर भी करना है, मतलब उसकी नजर भी रहे उस पर जी। एक सौ जुडिशरी की चीज है, जुडिशरी इंटरप्रेट करेगा कि ये जो है आर्टिकल 26 को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जुडिशरी की जो है वहां पे देखना है कि भाई उसकी क्या चुस्ती है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज ये मानी जाती है कि जो भी चीजें रिलीजन से रिलेटेड है, जैसे चैरिटी है, भाई वक्फ क्या है? चैरिटी है, मुस्लिम चैरिटी है ना जी, मुस्लिम एंडाउमेंट है, मुस्लिम चैरिटी है जी हाँ। तो इसको कहा जाता है पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि पार्ट ऑफ रिलीजन।
और पार्ट ऑफ रिलीजन की आजादी आर्टिकल 26 में है, ABCD में है, 26A 26B, ठीक है जी। 25 आर्टिकल 25 से 28 जो है वो आपके रिलीजन वगैरह के फ्रीडम पे है। अब जहाँ पे रिलीजन की चीजें आ गई और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आ गई जी, वहां पे कहा जाता है कि सरकार जो है वो अपनी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनाए कि वो इंटरफेयर ना करे। अब कहीं पे अगर उल्टा हो रहा है तो गलत बात हो गई ना जी। मतलब हाथ का ये इस्तेमाल किया है भाई कि हाथ से हमें खाना है, जी हाँ, लेकिन हाथ का इस्तेमाल कुछ और कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना, खाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो। बिल्कुल तो जी। यहाँ तक ये मैं बता रहा हूँ आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये भी है कि ये सरकार इंटरफेयर ना करे रिलीजियस अफेयर्स में, रिलीजियस ऑटोनॉमी को या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब ना करे जी। ये भी गवर्नमेंट के पब्लिक पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए जी। ये है। और इसमें ये भी है कि जितने भी सिटीजन वो सब इक्वल हैं। बिल्कुल। अब आप सिटीजनशिप के राइट को ले लीजिए, सिटीजनशिप का जो एक्ट बना गया उसमें क्या है भाई? बिल्कुल, उसमें जो है ना डिस्क्रिमिनेशन उसी तरह से, सामने हाँ उसी तरह से आप देखिए कि स्टेट जो है आप मतलब वो स्टेट अपने आप को किसी भी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करे। जी। अब आप देख लिए किसी स्टेट में तो कलर ही चेंज हो गया है, इसका कलर एक हो गया। जी हाँ। बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर सकते आप। ये बता रहे हैं ये आपके 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, उसमें प्रोविजन है कोई स्पेशल फेवर नहीं दे सकते किसी भी रिलीजन को, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो। क्या हो रहा है? सभ्यता का नाम दिया जा रहा है डॉक्टर साहब। यानी जो भी है ना, सभ्यता की बात अलग है। देखिए जैसे वैल्यू एजुकेशन है तो वैल्यू एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है जी, लेकिन वैल्यू एजुकेशन में ये क्या है कि अगर आपकी सोसाइटी डाइवर्स है तो उसमें जितने डिफरेंट रिलीजन है उनके भी वैल्यूज को रखिए ना। हाँ, ये होना चाहिए उसी प्रोपोर्शन में। जी हाँ, ये है। जी हाँ। उसी तरह से ये भी है कि आप स्टेट का कोई प्रेफर्ड रिलीजन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। जी हाँ। तो अगर स्टेट का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, पर्टिकुलर रिलीजन से, तो ये तो बहुत बड़ा वायलेशन है खुद कॉन्स्टिट्यूशन का। जी जी। अब इसमें जो है पूरी जिम्मेदारी, एक तो जिम्मेदारी सरकार पे है। हाँ। सरकार की जिम्मेदारी अगर वो वायलेट कर रही है मान लीजिए तो फिर वो जिम्मेदारी आती है जुडिशरी को, उसको देखने का है कि इसको कैसे रोका जाए। जी हाँ। अगर इसमें जुडिशरी भी, इसलिए जुडिशरी पे हमला एक तरफ से कुछ लोगों का बढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ ये कि एक प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इससे तो देखिए प्रेशर बनाने से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे छोटी सी भी कमी या छोटी सी भी खराबी जो है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब होता है। चाहे कोई भी रिलीजन हो या कहीं भी हो, तो उसमें इंटरफेरेंस और उनकी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब करना। अब इसमें जो एहतजाज की बात यह है, तो एहतजाज में जो प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट को भी बहुत ही सलीके से और तरीके से ही करने का है, इसलिए कि उसमें कौन घुस जाए बीच में, कौन एलिमेंट है, स्पॉन्सर्ड लोग हैं, क्या है, वायलेंस का जाए, सारा कुछ उसको भी देखने का। लेकिन उसका भी स्कोप इंडियन डेमोक्रेसी में है जी, कि उसको पीसफुली तरीके से कहा जाए कि भाई ये चीजें गलती है, इसे ऐसे है, इसको पोस्टपोन करो, इसको फर्दर अमेंड करो जी, ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, उसको अफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा। तो ये करने का है। लेकिन इसमें साथ में ये भी है कि इस एहतजाज में किसी भी तरह का वायलेंस या उलझना वो मुनासिब नहीं, इसलिए कि कुछ ताकतें ये चाह रही हैं, मुस्लिम मुखालिफ ताकतें, कि मुसलमानों को उलझा दिया जाए, मुसलसल कोशिश हो रही। हाँ। जैसे लिंचिंग है, आपके लव जिहाद है, लोगों को ये करना, तंग करना। आप ये देखिए कि हर रिलीजियस फेस्टिवल में एंटी मुस्लिम जो है नारा ओपनली लग रहा है जी, उस पर कितना एक्शन हो रहा है, कितना FIR हो रहा है, कितना वीडियो बनाया जा रहा है जी। जो क्राइम ब्रांच है पुलिस का हर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर क्या उसकी नोटिंग है, क्या एक्शन हुआ है, ये तो सरकार का काम है ना, तो सरकार को देखना होगा ना इस पे। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए जरूरी है कि यहाँ के लोगों में पब्लिक अवेयरनेस लाई जाए। यहाँ पे बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि कोई भी रिलीजन, चाहे वो हिंदुओं का ही रिलीजन हो या जैन का हो, उनकी ऑटोनॉमी, उनके प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके जो मठ है या जो उनके आपके गुरुकुल है वगैरह वगैरह है, तो आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स इट थ्रेट। और फिर उसके खिलाफ जो है गलत आप इंफॉर्मेशन भी ना फैलाइए। और तो ये सब चीजें हैं देखने की। और दूसरी चीज ये है कि पार्लियामेंट का जो पावर है जी, देखिए पार्लियामेंट का पावर का मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर बीजेपी के पास 545 सीट में 545 सीट आ जाए फॉर एग्जाम्पल, 100% मेजोरिटी, तब भी वो जो चाहे नहीं कर सकते।
इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे एक मिनट हमारे पास गवर्नमेंट है, जी जी, है ना, जैसे रूल ऑफ लॉ है, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे जुडिशियल रिव्यू, उसको आप खत्म नहीं कर सकते किसी भी मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जी हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेकाबू। मतलब ये है कि आप ये नहीं भाई कि लेजिस्लेचर है तो उसका भी एक लिमिटेशन है। जी हाँ, और दूसरी चीज ये है कि आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जो है कुछ ऐसा कानून बना रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें वो सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। आप देख लीजिए कनाडा में इस तरह का मिल जाएगा, आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा, बहुत सारी जगह मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अब जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वहाँ पे सिंध में जो है हिंदू भाई बहन, हिंदू कम्युनिटी, हमारे भाई लोग वहाँ पे रहते हैं। जी हाँ, अगर वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार उनके प्रॉपर्टीज को या उनके जो चैरिटी उसको अगर इस तरह से करे और उस पर वो एहतजाज करेंगे तो गलत थोड़ी होगा। तो इसीलिए आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनको वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ के आपके पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल। इसलिए कि वो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि भाई कि जो भी है उनको तहफ्फुज दिया जाए। जी हाँ, जी तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है और जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि जो माइनॉरिटी है अगर वो अपने रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस के ऑटोनॉमी के खत्म होने का खतरा महसूस कर रहा है या उस तरह का कोई कानून आया है तो उस पर फौरन जो है उस पे उसको नोटिस लेकर के उसको और ठीक करने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन ये चीज़ें हैं नाज़रीन, यानी हुकूमत को बहरहाल हुकूमत का इंटेंशन क्या है और हुकूमत का एजेंडा क्या है वो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन इतनी सारी बहस होने के बावजूद भी क्या जो यानी आइन की हिफाजत करने की बात करने वाले, क्या वो आइन के जो खतरे हैं उसको पामाल करेंगे? एक हुकूमत की जिम्मेदारी हो गई, दूसरी अब अदलिया पर भी जो है ये जिम्मेदारी आयद होती है। जिस तरह से यानी आइन के अगर हिफाजत की बात की जाए तो सब कुछ पार्लियामेंट नहीं होता, बल्कि पार्लियामेंट की भी अगर हम निगरान अगर हम कहें कि क़ानून अगर मेजॉरिटी की बुनियाद पर कुछ भी बना दिया जाए क्या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अदालतें फिर किस लिए है? तो बहरहाल अब अदालत के ज़ेरे दौरा है मामला, तो अदालत से अब देखना यही होगा कि उनका क्या फ़ैसला होगा और कितना ये लंबा चलेगा। और इसके साथ साथ जो जमहूरी तर्ज पर एहतजाज हो रहा है उसमें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई उसमें सारी चीज़ों को यानी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि बाज़ ताकतें वो भी हो सकती हैं जो किसी तरह से अपने नापाक अज़ाइम वो पूरे करना चाहती हों, जिनको यानी मौका फराहम ना किया जाए। जिस तरह की मुर्शिदाबाद की बात की जा रही है और सारे मुल्क में जो है उसको एक नमूना बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, तो इससे जो है ख़ुद मुसलमानों को भी जो है यानी एहतियात करना होगा, मोहतात रहना होगा और पूरे पुरअमन तौर पर अपना जो जमहूरी हक़ है उसके लिए जो है आगे आकर जो है वो अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।